यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये जो नावल है हमारा या तो इस पार्ट में या तो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इस नावल के बाद एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की हुई है, उसका नावल जो है वो हम रीड करेंगे। तो चलिए नावल की तरफ आते हैं। सीसीटीवी फुटेज से मोमना सिर्फ बाहर निकलती हुई दिखाई दी थी। आदमी ने हाथ से मुंह ढांपा हुआ था। सारे सेंटर की शामत आई हुई थी पारस के हाथों से। तुम लोगों को तो मैंने बंद करवाया, तुम लोगों का तो काम मैं बंद करवाता हूँ। ये सेंटर यहाँ से दिन में एक लड़की गायब हो गई, लेकिन गार्ड वगैरह को पता ही नहीं चला। पारस सब पर चिल्ला रहा था, असलम तुम हर छोटे बड़े रोड पर नाका लगवाओ क्विकली। अब इसका रुख असलम की तरफ था, जो सर हिलाकर जल्दी से बाहर भागा था। इस मार्केटिंग का कोई पिछला दरवाज़ा भी है? पारस ने मैनेजर को इसके गले से पकड़कर सर से आवाज़ में पूछा। जी सर हैं, आइए मेरे साथ आएं। मैनेजर हकलाता हुआ इन्हें जल्दी से बाहर की तरफ लेकर भागा, जहां से बिल्डिंग का पिछला रोड भी लगता था। जैसे ही वो पिछली साइड आए, वहां ग्रे शॉप पर पारस और इसके साथ के लोगों को चुका गए थे। पारस ने घुटनों के बल बैठकर नीचे गिरे शॉपर पर उठाए। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रही हूँ? इसने इत्तेशाक से इससे पूछा। मैं सोच रही हूँ कि आज बाबा हजूर और बीबी हजूर के लिए शॉपिंग कर लूँ। जब से आई हूँ इन्हें सताने के अलावा कुछ दिया ही नहीं मैंने इन्हें। इनकी खटकनी सी आवाज़ इसके कानों में गूंजी थी। पारस ने जब से शॉपर झांकती हुई शाल को अंदर किया और फिर खड़ा हुआ। सब हैरानी से इसके हद से ज़्यादा सुर्ख चेहरे को देख रहे थे। असलम, इस रोड की मुझे अभी की अभी सारी फुटेज चाहिए। पारस की जब्त से होती हुई बारी आवाज़ पर असलम ने दुख से अपने सर को देखा था, जो बड़ी मुश्किल से अपना आप जब्त किए हुए था। असलम ने परेशानी से इसे देखकर सोचा, मोमना कहाँ है? किरण ने लाउंज में सबको परेशान देखकर अर्श से पूछा, जो हाथों में सर गिराए रो रही थी। रेहान ने जब सुना था वो भी इसी वक्त से घर से गायब था। मर्द भी सब अपने अपने कॉन्टैक्ट वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे। अर्श ने चौंक कर इसे देखा, जो परेशानी से अर्श की सुर्ख आंखें देख रही थी। किरण वो अपने नानों के घर गई है, अर्श ने जब से मुस्कुराते हुए इसे बताया, जो कि इसे रेहान ने कहने को कहा था। अच्छा, लेकिन आप रो क्यों रही हैं? किरण ने परेशानी से पूछा। नहीं तो, मेरा तो बस सर दर्द हो रहा है, अर्श ने ज़बरदस्ती हल्की सी मुस्कान से कहा, जो परेशानी से सबको दिख रही थी। अगर कोई मुतमईन था तो वो थी फौजिया बेगम और आसकुल, जिनके चेहरे पर आज पहली बार इत्मीनान झलका था। जोर से थप्पड़ पड़ा था इसके मुंह पर, जिससे इसकी आंखें फट से खुली। इसने करा कर इसे देखा, जो एक लंबे से कद का कोई आदमी था, मुंह पर निकाब ओढ़े इसे तंजिया सी मुस्कान से देख रहा था। इसने गाल पर होते होते दर्द से आंखें जोर से भींची, जब एक और सनसनाता हुआ थप्पड़ इसका गाल चीर गया था। पारस, जिससे बेसाख्ता इसके मुंह से चीख से इसका नाम ही निकला। अर्श, तुम इतनी परेशान क्यों हो? और ये तुम्हारी आवाज़ इतनी बारी क्यों है? खुरम ने परेशानी से फ़ोन में पूछा। खुरम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसके लिए शायद मैं ख़ुद को कभी ना माफ़ कर पाऊँ। अर्श ने होठों पर हाथ रख के सिसकी रोकते हुए कहा, जो यकीनन अब बहुत परेशान हो गया था। अर्श, प्लीज़ साफ साफ बात करो, घर में सब कैसे हैं? खुरम ने बेचैनी से इससे पूछा। खुरम, आज हम सब शॉपिंग पर गए थे दोपहर में। मैं कुछ चीज़ें लेने शॉप के अंदर चली गई थी, मोमना बाहर ही थी। जब मैं वापस आई तो वो गायब थी। अर्श ने अब बाकायदा रोना शुरू कर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, कहाँ है वो? खुरम ने रूम के चक्कर लगाते हुए हद से ज़्यादा परेशानी से पूछा। इसे किसी ने किडनैप कर लिया है खुरम। भाई पारस और रेहान इसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चल रहा। अर्श ने होंठ काटते हुए इसे परेशानी से बताया। शट अप, मेरी बहन गायब है और तुम मुझे अब बता रही हो?
तुमसे तो मैं बाद में पूछूंगा। बहन है वो मेरी और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। खुर्रम ने गुस्से की ज्यादती से इसे ठीक ठाक सुनाकर फ़ोन ज़ोर से दीवार पर मारा। अर्श ने बेसाख्ता सीने पर हाथ रखा और बेड पर गिरकर रोने लगी। या अल्लाह मोमना को कुछ ना हो, या अल्लाह सुन ले मेरी फरियाद। अर्श ने कांपते हुए होठों से अल्लाह से फरियाद की। गाड़ी का नंबर नोट करो अदील। मुझे अगर 5 मिनट में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ना मिली तो फिर छठा मिनट तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी मिनट होगा, याद रखना। पारस ने फ़ोन में ही फंकार कर इसे डराया। पारस सर, मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी इन्फॉर्म करता हूँ। अदील ने जल्दी से कहकर फ़ोन बंद किया। पारस रोड पर खड़ा हर एक पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। तभी चारों गार्ड्स इसके पास कांपते कांपते आए। सर, वो गाड़ी अभी खंदक रोड से आधा घंटा पहले गुजरी है। इनमें से एक आदमी ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। बहुत खूब, तो अब तक तुम चारों पर इंफॉर्मेशन हासिल कर सके हो। वाह, पारस ने कहकर अपने जदीद पिस्टल चारों की टांगों पर फायर करते हुए कहा, जिससे वो चारों चीखते हुए गिरे। इन्हें टांगों से तुम लोग बाहर खड़े रहे और मेरी बीवी को कोई उठा कर ले गया तुम लोगों की नाक के नीचे से। अब रहो यहीं और सज़ा का मज़ा चखो, और ये मत समझना कि मामूली सी सज़ा के बाद जान छूट जाएगी। हरगिज़ नहीं, अभी तो मैं फारिग नहीं हूँ। तुम लोगों की तो मैंने हड्डी पसली ना एक कर दी तो कहना। पारस इन पर भगा कर अब किसी और को फ़ोन मिला रहा था और वो इसके कहर से लर्जाते बस यही दुआ कर रहे थे कि बस इसकी बीवी जल्दी मिल जाए। तभी वो चौंका था अपने फ़ोन पर एक अननोन नंबर देखकर। फिर जल्दी से पिक करके कॉल से लगाया। मोमना ने दर्द से होंठ भींचे थे। कौन हो तुम और मुझे क्यों लाए हो यहाँ? मोमना ने चिल्लाकर इससे पूछा, जो मुंह पर निकाब ओढ़े खड़ा था। तुम्हारी मौत हूँ मैं। इस आदमी ने दांत पर दांत जमाते हुए नफरत से इसे देखा। तुम जानते हो मेरे शोहर को? वो डीएसपी हैं, जान से मार देगा वो तुम्हें। मोमना इसकी सर सी आवाज़ पर डर गई, इसलिए इसे अपने शोहर की धमकी दी। हाँ भाई, मानना पड़ेगा तुम्हारा शोहर डीएसपी पारस अब्दुल्ला को। तुम्हें गायब हुए अभी 1 घंटा नहीं हुआ, इसने सारे शहर पर नाकाबंदी करवा दी। वाह भाई वाह, क्या इश्क है। लेकिन मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस आदमी ने तनी हुई गर्दन से इसे देखते हुए गरूर से कहा। क्या चाहते हो तुम मुझसे? मोमना ने इस बार गुस्से से पूछा। अपने शोहर से बात करो और कहो कि तुम्हारी सारी जायदाद मेरे नाम करवा दी, वरना जान के साथ साथ इज्जत से भी हाथ धो दोगी। इस नकाब ओढ़े आदमी ने कमीनगी से इसे देखते हुए कहा। तुम्हारी सारी जायदाद शादी के बाद तुम्हारे शोहर के नाम पर ट्रांसफ़र हो गई है, इसलिए इससे कहो कि अगर तुम्हारी जान चाहता है तो आधे घंटे में पेपर्स पर साइन करके भेज दे, वरना। इस आदमी ने पंख काटते हुए इसे धमकी दी। मोमना ने 1-2 पल इसे देखा। मेरा शोहर अगर यहाँ आ गया तो तुम्हारे टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि मुझे जाने दो। मोमना ने इस बार इसे सर सी नज़रों से देखते हुए गुस्से से धमकी दी। इसे कुर्सी पर सख्ती से बांधा गया था। तुम और एक वो तुम्हारा शोहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते डियर, वो आदमी तंजखाना से कहता हुआ चला गया। पारस, तुम कहाँ हो? प्लीज़ आ जाओ। मोमना ने रोते हुए इसे दिल ही दिल में मुखातिब किया, जिसकी शिद्दत इसने पास ना होते हुए भी महसूस कर ली थी। मोमना ने होंठ बींचकर दर्द सहा था। गाल इसकी नुकीली अंगूठी से छील भी गया था, जिससे अब खून रस रहा था। तुम जो कोई भी हो, बहुत बुरी मौत मरोगे मेरे हाथों, और अपनी बीवी को तो मैं तुम्हें छुड़ाने का बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, बल्कि खुद आऊँगा अपनी बीवी को लेने और तुम्हारी मौत बन गए। बस 1 घंटे का इंतज़ार करो। पारस की आवाज़ में ऐसी पंखार थी कि अगला बंदा काम कर रह गया। फिर संभलते हुए बोला, देखो डीएसपी, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। अगर बीवी की इज्जत और जान प्यारी है तो जो कागज़ तुम्हें मिले हैं, इन पर साइन करके चमन गार्डन में रख दो। तुम्हें मिल जाएगी तुम्हारी बीवी।
इस आदमी ने कहकर जल्दी से फ़ोन रख दिया। पारस ने पुरसोच नज़रों से फ़ोन को देखा और फिर अदील को फ़ोन किया। अदील, अंगूठी से कुछ लोकेशन का पता चला। तुम्हारे शौहर ने साइन नहीं किए। लगता है तुम्हारी जान इसे प्यारी नहीं। अब एक दूसरे आदमी ने इसके बाल खींचते हुए इससे कहा। मोमना तकलीफ़ से करा कर रह गई। अच्छा हुआ इससे साइन करने नहीं किए, वरना मैं मार देती इसे। मोमना ने तकलीफ़ के बावजूद इसे घूरते हुए नफरत से कहा। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। हाँ, इसने इसका चेहरा उंगलियों में दबोचते हुए गुस्से से कहा। मोमना मुस्कुराती हुई, तुम जैसों से डरती है मेरी जूती। पारस अब्दुल्ला की बीवी हूँ मैं। अगर तुम लोगों से डर जाऊँ तो लानत हो मुझ पर। नहीं डरती मैं, बचपन से ये सब बर्दाश्त करती आई हूँ मैं, और सब जान भी गई हूँ जो ये सब करवा रहा है। लेकिन चुप थी क्योंकि खुद का भरम नहीं तोड़ना चाहती थी मैं। जाओ बताओ जिन के चेले हो तुम। मोमना ने सुरख से होंठों पर हल्की सी मुस्कान सजाते हुए इसे लाजवाब किया। वो आदमी झटके से पीछे हुआ और फिर जल्दी से बाहर भागा। मोमना की आंखों से एक मोटा सा आंसू निकलकर इसके होठों पर टपका था। डैड, मोमना के होंठ हल्के से हिले थे। मेरे डैड, मोमना बड़बड़ाकर रह गई। मेरी बहन कब से लापता है और इस आपने मुझे बताया नहीं। वो मेरी बहन है, मेरा इकलौता रिश्ता। दादा हजूर, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। फौजिया के सीने पर तो सांप लूट गए थे। खुरम की मोहब्बत इसके लिए देकर मतलब जाया गई। इसकी इतने अरसे की मेहनत इसके सीने में अडरियाती रही मोमना के खिलाफ। जा रहा हूँ मैं इसे ढूंढने। खुरम जिस वक्त आया ऐसे ही बाहर निकल गया जब सामने खड़ी अर्श को देखकर रुका था। अर्श ने धुंधलाती हुई नज़रों से इसे देखा, जो इसे एक नज़र देखता हुआ बाहर चला गया। अर्श ने धुंधलाई हुई नज़रों से इसे देखा, जो इसे यक नज़र देखता हुआ बाहर चला गया। आज कुल रेलिंग पर हाथ रखे खुलकर मुस्कुराई थी, फिर चोटी झटकती हुई कमरे में चली गई। भाई अदील का फ़ोन आया है। रेहान ने फ़ोन पकड़कर इसकी तरफ बढ़ाया, जो किसी गहरी सोच में मुब्तला होंठ पीछे गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। पारस ने फ़ोन पकड़कर कान से लगाया। हाँ बोलो अदील, क्या इन्फॉर्मेशन है? सर, जो चिप आपने दी है इससे लोकेशन ट्रेस हो गई है। वो अंगूठी नीलाआबाद की लोकेशन बता रही है। मैं आ रहा हूँ अभी आपके पास, अदील ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। असलम, गाड़ी तैयार करवाओ। पारस ने करीब खड़े असलम को ऑर्डर दिया, जो सर हिलाता हुआ जल्दी से फ़ोन मिलाता थोड़ी दूर खड़ा था। भाई, आपको क्या लगता है ये लोकेशन ठीक है? रेहान ने रब से हुलिये में खड़े अपने भाई से पूछा, जो आंखों में आग लिए मोबाइल को मुट्ठियों में बींच रहा था। रेहान के मतवज्जा करने पर इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। मैंने जो अंगूठी मोमना को दी थी इसमें एक चिप लगी थी। अगर अंगूठी मोमना की उंगली में ही है तो ये लोकेशन बिल्कुल ठीक है, पारस ने संजीदगी से बताया। तुम घर जाओ, पारस ने अदील को अपनी तरफ आते देखकर रेहान को ऑर्डर दिया। सॉरी भाई, लेकिन मैं आपके साथ ही जाऊंगा, मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगा घर। रेहान ने गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए इसे संजीदगी से ध्यान दिया। रेहान, तुम हमारे साथ नहीं जाओगी, पारस ने इसके बाजू को पकड़ते हुए संजीदगी से कहकर गाड़ी में बैठे साथ जल्दी से अदील भी बैठा। असलम वगैरह पीछे आ रहे थे। रेहान ने होठ लटकाकर अपने ज़िद्दी से भाई की पूंछ को देखा। सर, वो लड़की आपके बारे में लगता है बहुत कुछ जानती है। जो करना है जल्दी करें, वरना आपको नुकसान पहुंच सकता है। इस आदमी ने जल्दी से फ़ोन में किसी को बताया। इस डीएसपी को जल्दी कहो साइन करने के लिए, बाद में इसे मार दो। इसने साफियत से इसे ऑर्डर दिया। सर, वो डीएसपी बहुत टेढ़ी चीज़ है, नहीं मानेगा जब तक इसे कोई ट्रेलर ना दिखाऊं, इस आदमी ने मज़ीद कहा। तो दिखाओ वो ट्रेलर, इसे इंतज़ार किस बात का? सर ने कहकर फ़ोन रख दिया। वो आदमी सर हिलाकर दोबारा मोमी के कमरे की तरफ बढ़ा। मोमना इसे इतनी जल्दी देखकर चौंकी। दे आए खबर अपने बॉस को?
मोमना ने दुखते हुए मुंह से इस पर तंज किया। ये लड़की है या बला, डरती ही नहीं हमसे। इस आदमी ने इसे देखकर हैरत से सोचा, फिर फ़ोन पर नंबर मिलाते हुए इसे ज़ोर से थप्पड़ मारा। मोमना बेसाख्ता करा उठी। जख्मी गाल सनसनाहट उठी थी दर्द से। बता अपने डीएसपी को, इसने फ़ोन का स्पीकर खोलते हुए इसकी थोड़ी मरोड़ी। पारस, बचाओ मुझे, इसने चीखते हुए कहा। गाड़ी में बैठा पारस लर्जा उठा था। इसकी दर्द भरी आवाज़ पर मेरी बीवी, पारस के दिल से बेसाख्ता पुकारा। घटिया इंसान, अगर मेरी बीवी को ज़रा भी खरोच आई तो कुत्तों से भी बदतर तेरी ज़िंदगी बना दूंगा। पारस फ़ोन दो से कान से लगाता हुआ इस पर गिराया। डीएसपी साहब, साइन कर दो। बेहतर होगा तुम्हारी बीवी के लिए, वरना ट्रेलर तो तुम देख ही चुके हो। यकीनन फिल्म देखना नहीं चाहते होगे। इसने तंजिया कहकर फ़ोन रख दिया था। पारस के कान में अभी भी मोमी के दिल खास चीख गूंज सुनाई दे रही थी। सर, पहुंच चुके हैं हम, यहीं वो गए हैं जिसकी लोकेशन ट्रेस हुई है। अदील ने गाड़ी एक आलीशान लेकिन पुरानी सी कोठी के सामने गाड़ी रोकते हुए से मतवज्जा किया। पारस की आंखें अपनी मोमी की चीख सुनकर नम और सुरक्षित थी। अदील की बात पर इसने सामने बनी कोठी को कहर आलूदा नज़रों से देखा और फिर छलांग लगाते हुए इस पुराने से घर की तरफ भागा जहां इसकी जान बहुत मुश्किल में थी। ब्लडी, मैंने कहा था इसका ध्यान रखना, इस पर तुम्हारी नज़र होनी चाहिए, लेकिन तुम सिर्फ पैसे खाकर सोते ही रहे। खुरम ने इसका सर दीवार पर मारते हुए कहर सी आवाज़ में कहा। सर, मैं वहीं था मार्केट में, लेकिन पता नहीं एक ही पल में कैसे मेरी नज़रों से ओझल हो गई। अलीम ने इसे देखते हुए परेशानी से कहा, जिसको खुरम ने मोमी की निगरानी के लिए रखा हुआ था। अगर ज़िंदगी चाहते हो तो आधे घंटे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। खुरम इसे बेड की तरफ धक्का देते हुए जल्दी से बाहर भागा था। अब इसे ही कुछ ना कुछ करना था। खुरम 3 साल का था जब डॉक्टर ने रानिया की खुशखबरी सुनाई थी। रानिया और खुरम बेइंतहा खुश थे। खुरम रानिया को ही माँ कहता था। वो हवेली में जाता रहता था, लेकिन जो इसे रानिया के सुकून में गोद मिलता था वो फौजिया बेगम की सुकून में कहाँ था। आयशा की गोद में 2 साल का पारस था तो फौजिया की गोद में 1.5 साल का ख़याम। जब डॉक्टर ने दोबारा इसे माँ बनने की खुशखबरी सुनाई थी। हदीद पर बहुत हमले करवाए गए थे, लेकिन जान लेने वाले ने सिर्फ डराया ही था। रानिया इन दिनों अपने मेके में थी जब खुरम सीढ़ियों से गिर गया, जिस पर फौजिया ने इसे अस्पताल में ऐसी बातें सुनाई कि अल्लाह की पनाह। वो तो हदीद आया, फिर कहीं जाकर इसकी जान छूटी थी फौजिया से। रानिया बतानी नहीं थी, लेकिन प्रेगनेंसी के दिनों में इस पर किसी ने बहुत से वार करवाए थे, जिससे वो बार बार बची थी। खुरम ने बाहर सिक्योरिटी बहुत सख्त करवा दी थी, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता था। पारस जब गेट पर पहुंचा तो गेट अंदर से बंद था। तुम लोग यहीं रुको, मैं द्वार फैलाकर अंदर जाऊंगा। ऐसा ना हो वो हमें देखकर मोमना को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। पारस ने इन्हें कहकर दीवार से अंदर छलांग लगाई, जहां बहुत से लोग लॉन में बैठे अपने पास बंदूकें रखे ताश वगैरह खेल रहे थे। पारस ने इन्हें कहर भरी नज़रों से देखकर पिस्टल निकाल कर हाथ में पकड़ी और जानबूझकर नीचे छलांग मारी, जिससे सब लोग चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। वो लोग जल्दी से घबराते हुए अपनी जगह से खड़े हुए। फिर इन्होंने जल्दी से नीचे से अपनी अपनी बंदूक उठाकर इन पर फायर करना शुरू कर दिया। पारस जल्दी से दरख्त के पीछे होता हुआ मुस्कुराया और फिर जल्दी से अदील वगैरह को अंदर आने को कहा, जो इसका मैसेज मिलते ही एक पल में दीवार फैलाकर नीचे कूदे। तुम लोग इन्हें हैंडल करो, मैं इनसे आंख बचाकर अंदर जाता हूँ। इन चेलों को खुद में ही उलझा कर रखो, अंडरस्टैंड। पारस इन्हें समझाकर खुद पौधों के पीछे से होता हुआ मेन गेट की तरफ बढ़ा। सर, वो ब्लडी पारस पहुंच चुका है। मैं हैरान हूँ कि इसे हमारे ठिकाने के बारे में कैसे पता चला। इसने परेशानी से अपनी निशानी मसलते हुए फ़ोन में कहा। क्या करें अब हम, दूसरे लंबे कद वाला भी बोला।
मार दो इसे, वैसे भी हमारे पास अब एक और अहम मोहरा है, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसे मार कर जल्दी से निकलो वहाँ से, इस पारस के हत्थे मत चढ़ना। इस आदमी ने कहकर फ़ोन बंद किया और सिम निकाल कर तोड़कर डस्टबिन में फेंककर दांत पीसे और पारस को एक मोटी सी गाली से नवाजा। तैयार हो जाओ मरने के लिए, छोटे कद के आदमी ने पिस्टल का रुख इसकी तरफ करते हुए कहा, जिसका नाम शुजा था। मोमना के चेहरे पर मौत को देखकर भी पता नहीं खौफ क्यों नहीं आया। शुजा ने पिस्टल के ट्रिगर पर दबाव डालकर फायर किया था, जो सीधा मोमना के दाएं बाजू पर लगा। पारस, जो मोमना को ढूंढता हुआ आ रहा था, इसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर साकित हुआ। मोमना, वो चलाया और इस रूम में भागा जहां इसकी चीख की आवाज़ सुनी। शुजा ने जल्दी से दूसरा फायर खोलना चाहा था, जिससे वो भागता हुआ इस पर झपटा। मोमना दर्द से चला रही थी, जब इसे देखकर एकदम चुप हुई थी, जैसे दर्द तो कहीं हो ही ना रहा हो। शुजा तो बुखला कर रह गया। तुम अभी जानते नहीं मुझे, अगर जान जाते तो मेरी बीवी को तकलीफ पहुंचाने से पहले 1000 बार सोचते। पारस ने ज़ोर से इसका सर दीवार पर मारते हुए जुनून से बोला, तुमने इसको हाथ लगाया। पारस ने इसका हाथ पकड़ कर एक दो तीन फायर इसके दोनों हाथों पर कर दिए, जिससे वो चलाता हुआ नीचे गिरा। वो मोमना को कहाँ देख रहा था, इस पर तो सिर्फ मोमना को तकलीफ पहुंचाने वाले को अजियतनाक मौत देनी थी, जो दर्द से कराहती हुई बस इसे ही देख रही थी, जैसे आखिरी बार देख रही हो। बोल, क्यों मारा मेरी बीवी को, बोल। पारस ने इसके बाल खींचते हुए इसके गाल पर जोर से पिस्टल मारते हुए चलाया। शुजा की चीखें अब पूरी कोठरी में गूंज रही थी। पारस, मोमना ने दर्द से बेहाल होते हुए अपने सूजे हुए मुंह से पुकारा, जिसके मारते हुए हाथ इसकी पुकार पर रुके। पारस पिस्टल से इसकी टांग पर फायर करते हुए इस तक दौड़ा था। वो कुर्सी पर मजबूती से बंधी हुई पिस्टल से इसकी टांग पर फायर करते हुए इस तक दौड़ा। वो कुर्सी पर मजबूती से बंधी हुई रोती आंखों से इसे पुकार रही थी। पारस भागकर इसके पास आकर घुटनों के बल इसके पास बैठा। पारस ने लहू होती आंखों से इसकी हालत देखी, जो कई घंटों में क्या हो गई थी। सुबह कितनी खुश थी और अब पारस ने इसकी हालत को जब से देखा और जल्दी से इसके हाथ खोले, फिर इसके बाजू को देखा जहां तेजी से खून बह रहा था। पारस ने अपनी शर्ट उतारकर इसके बाजू पर कसकर बांधी। बोला नहीं था, वो बोलने के लायक रहा ही कहाँ था। इसकी हालत देखकर तो वो तो वहीं मर गया था जब इसकी हालत देखी। मोमना को खोलने के बाद वो दोबारा शुजा की तरफ आया, जो कराहते हुए ज़मीन पर लेटा रो रहा था। तकलीफ से नाना अभी से रोने लगे। जान से नहीं मारूंगा तुम्हें, तड़पा तड़पा कर मारूंगा तुम्हें, कुत्तों से भी बदतर जिंदगी ना बना दी तो कहना। पारस ने इसके हाथ पर अपनी भारी बूट रखकर मसलते हुए कहा, जिससे इसकी दर्दनाक चीख निकली थी। बाहर से अब फायरिंग की आवाज़ें आना बंद हो गई थी। तभी असलम, अदील वगैरह रूम में आए। सर, हो गया ऑपरेशन, हमारा कोई नुकसान नहीं। पारस ने मोमी को झुककर हाथों में उठाते हुए इसे सर सी आवाज़ में पूछा। मोमना अब बेहोश हो चुकी है। सर इसकी कुशादा सीने पर लटक रहा था। सर, हमारे बस 3 आदमी जख्मी हुए हैं और सर बाहिर खुरम सर भी थे हमारे साथ। हमसे ज़्यादा इन्होंने इनको गिराया है, अदील ने ईमानदारी से नज़र झुकाते हुए जवाब दिया। पर्स से लब बींचकर सर हिलाया। इसे गाड़ी में डालो और हाँ, इसे पुलिस स्टेशन नहीं, मेरे स्पेशल अड्डे पर लेकर चलो। पारस ने बेहोश पड़े शुजा को टांग रसीद करते हुए असलम को ऑर्डर दिया। इसके साथ वाला आदमी भाग गया है, इसे जल्दी पकड़ो, चाहे कैसे भी पकड़ना पड़े, मुझे वो चाहिए हर हाल में। पारस सर्द ही आवाज़ में इसे कहकर जल्दी से बाहर भागा। तभी सामने बने कॉरिडोर से खुरम भागता हुआ आ रहा था, जिसकी आंखें हल्की सी नमी लिए हुए थी। मोमना, मेरी गुड़िया। पारस ने इसके हाथों से मोमी को लेकर अपने सीने में बीछा और ऊंचा ऊंचा रोने लगा। मोमना, मुझे माफ़ कर दो मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो, खुरम भराई हुई आवाज़ में बोला।
खुरम, हमें इसे लेकर हॉस्पिटल चलना है जल्दी से। पारस ने इसके हाथों से दोबारा मोमी को लिया और कहकर बाहर भागा। पीछे पीछे खुरम भी भागा था। तब तक वो गाड़ी स्टार्ट करके जा चुका था। खुरम ने कमर पर हाथ रख कर इसे हजारों गालियों से नवाजा, जो इसे वहीं छोड़कर खुद अस्पताल भाग गया था। खुरम खुद पर कंट्रोल करता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा और फुल स्पीड में गाड़ी इसके पीछे दौड़ाई। रानिया और हदीद के घर में अल्लाह ने मासूम सी शक्ल वाली गुड़िया भेजी थी। वो खुरम समेत सबको बहुत लाडली थी, बल्कि खुरम की तो जान थी इसमें। हदीद कभी भी मोमना को लेकर हवेली नहीं गया, जो इसकी पैदाइश पर नहीं आए थे। वहाँ अपनी बेटी को क्यों लेकर जाता जहाँ इसकी चाह ना हो। मोमना का नाम खुरम ने ही रखा था, इसकी मासूम और पाक सी शक्ल देखकर। इसके भी खुरम की तरह काफ़ी नकूश हदीद से मिलते जुलते थे, बस गदमी रंगत और नाक रानिया पर था। रानिया मोमना से ज़्यादा ख्याल खुरम का ही रखती थी। खुरम को एक बार किसी ने अगवा करने की कोशिश की, लेकिन गार्ड की बार वक्त होशियारी से बचत हो गई। हवेली में खुरम की वजह से सबसे ज़्यादा पारस से ही बनती थी। फौजिया इसकी बहुत आवभक्त करती थी। वो भी अपनी खाला से बहुत प्यार करता था, लेकिन रानिया के खिलाफ वो कुछ नहीं सुनता था, बल्कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। पारस बहुत ही प्यारा और चालाक बच्चा था, जो सबसे सवाल पूछ पूछ कर इनकी नाक में दम कर देता था। इसे घर में बस आसगुल ही पसंद थी, जो परियों का हुस्न लिए सारे ख़ानदान में मशहूर थी। आसगुल और पारस हमेशा इकट्ठे ही पाए जाते। हर जगह पारस इसका बहुत ख्याल रखता। शुक्र है अल्लाह तेरा, बीबी हजूर ने अर्श से इसकी बाज़याबी का सुनकर बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र किया। बाकी सब एहतशाम, एजाज और ख़याम के चेहरे पर भी इत्मीनान झलक रहा था। आसगुल और फौजिया ने परेशानी से एक दूसरे की तरफ देखा। किरण को भी पता चल चुका था, इसकी भी आंखें अर्श की तरह सूजी हुई थी रो रो कर। अब सब हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रहे थे। किरण भी शू शू करती रेहान के साथ कार में बैठी। रेहान ने इसे एक नज़र देकर गाड़ी स्टार्ट की। पीछे अर्श और आयशा बेगम थी और आयगुल। मर्द हजरात भी निकल चुके थे हॉस्पिटल जाने के लिए। अभी वो फिर से आ गई। अच्छी भली जान छूट रही थी इस चुड़ैल से, लेकिन फिर से टपक पड़ी कहीं से। आसगुल ने सोफे पर दरम से बैठते हुए गुस्से और नफरत के मिले जुले एहसास लेकर कहा, बस क्या कर सकते हैं हम सब्र के गुण बढ़ने के अलावा। फौजिया ने मुंह बनाते हुए गमज़दा लहजे में कहा, क्या मतलब क्या कर सकते हैं? मुझे पारस चाहिए अम्मी, जैसे कैसे भी, लेकिन मुझे वो चाहिए। आसगुल ने सोफे से कुशन उठाते हुए नीचे पटक कर कहा, मेरी ज़ुबान ना ही खुलवाओ तो बेहतर होगा। तुम्हारे लिए शादी से एक दिन पहले घर से भाग गई थी, तुम अब अपने आशिक के साथ। क्या इस वक्त ख्याल नहीं आया अब मैडम को पारस चाहिए? फौजिया ने जले भुने दिल के छिछोले फोड़ते हुए इसे काफ़ी कुछ सुना दिया, जिसका मुंह सदमे से खुल गया था। बस कर दी अम्मी, अगर मुझे अनजाने में कोई गलती हो गई तो आपने मुझे कभी भूलने नहीं दी। सच में किसी ने कहा है, जब अपने हों जहरीले तो दुश्मनों की क्या ज़रूरत। आसगुल गुस्से से कहती हुई तनफन करती अपने कमरे में चली गई। पीछे फौजिया बेगम ने गुस्से से सर झटका और मुंह बनाकर मोमना को कोसा। डॉक्टर ने इसे जल्दी से आईसीयू में एडमिट किया। पारस सर झुकाए बिना शर्ट के दीवार से टेक लगाए एक ही नुक्ते को घूर रहा था। खुरम बेंच पर बैठा दोनों हाथ की मुठियां बनाए होठों पर रखे सामने दीवार की तरफ देखे ही जा रहा था। आंखें अभी अभी बच्चों की तरह धुंधलाई हुई थी। जब डॉक्टर बाहर आए, हमें बी नेगेटिव खून की ज़रूरत है, आप प्लीज़ जल्दी से खून का बंदोबस्त करें। डॉक्टर ने अपने पास आकर रुकते हुए खुरम से कहा। पारस तो इसी हालत में साकत सा खड़ा रहा। डॉक्टर, मेरा खून बी नेगेटिव है, आप प्लीज़ मेरा खून ले लें, खुरम ने जल्दी से कहा। ओके, आप आए हमारे साथ, डॉक्टर कहकर अंदर चले गए। खुरम ने पलटकर इसे देखा, जो आधे घंटे से इसी तरह खड़ा था। खुरम लब बीचकर अंदर चला गया। पीछे वो बुत बना ज़मीन पर अपनी नज़रें गाड़े पता नहीं कौन सी उलझी हुई सोच में मुब्तला था। वो कुछ और देखने के काबिल ही कहाँ था। मोमना का ज़ख्मी चेहरा
इसकी नज़रों के सामने से हट ही नहीं रहा था। मोमना को 2 घंटे बाद होश आ गया था। डॉक्टरों ने इसे रूम में शिफ्ट कर दिया। सब वहीं थे, पारस नहीं था। खुर्रम मोमना को कितनी देर सीने से लगाए रोता रहा। वो कब अपनी गुड़िया को इस हालत में देखना चाहता था। वो तो इसकी हर पल निगरानी करवाता रहा, लेकिन इससे भूल हो गई। ध्यान तो अपने रखते हैं, पराये कहाँ ख्याल रखते हैं। मोमना चुप सी थी, बस खुर्रम के सीने लग के इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और बस फिर साकत सी नजरें दीवार पर जमाए किसी की तलाश में थी। वो वहां अपनी मोमी को नुकसान पहुंचाने वाले की हालत कुत्तों से भी बढ़कर कर रहा था। असलम, डाल दो इसे कुत्तों के आगे, इसने खुद पर कंट्रोल करते हुए कहा। और शुजा की जान एक बार फिर निकली थी इसके नए ऑर्डर पर। दूसरे आदमी को कुछ पता चला। खुर्रम ने सर सी नज़रों से कहा, सर बस इसका नाम और घर का पता चला है। घर हम गए थे लेकिन वो लॉक है। आसपास से पूछा, हर बस यही पता चला है कि वो 1 माह से घर ही नहीं आया। असलम ने डरते डरते इसे जवाब दिया। पारस ने पुरसोच नज़रों से सर हिलाया। सर आपने इससे पूछा क्यों नहीं कि ये किसका आदमी है? असलम ने कब से दिमाग में घूमता हुआ सवाल पूछा। जिसके बारे में आप जानते हो, इसके बारे में बार बार पूछा नहीं करते। पारस संजीदगी से कहकर लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ बाहर चला गया। पीछे असलम हैरत का बुक बना खड़ा था। मम्मी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। गाल और बाजू पर ड्रेसिंग की हुई थी। वो ज़्यादा बातें नहीं कर रही थी। सब बड़े छोटे पारस के रूम में बैठे थे। आज तो बाबा हजूर भी वहीं बैठे थे और संजीदगी से अपनी पोती के चेहरे को देख रहे थे। खुर्रम इसके सर अपने बाजू पर रखे इसके बेड पर बैठा हुआ था जब अर्श इसके लिए यखनी बना कर लाई। मोमना, ये पी लो, तुम्हें अच्छा फील होगा। अर्श ने बाउल से चम्मच भरकर इसके मुंह में डालते हुए कहा। मोमना ने आराम से आधा बाउल खाली कर दिया। खुर्रम की नज़र अर्श पर थी, जिसने बोले से भी इसे नहीं देखा था। खुर्रम ने गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज किया। वो इस लड़की के साथ हमेशा ही ज्यादती कर देता था। पारस कहाँ है? मोमना ने आखिर पूछ ही लिया ऊंची सी आवाज़ में। सबने चौंक कर इसे देखा, जो नीम दराज सब पर अपनी सवालिया नजरियां टिकाए बैठी थी। आ जाता है थोड़ी देर में, बल्कि पहुंचने वाला होगा। अब तो सुबह होने वाली है। जवाब मलिक एहतशाम की तरफ से आया था। मोमना ने अदराबी सी नज़र दौड़ाते हुए कहा। पारस सुबह के 6 बजे घर आया। वो सीधा रूम में आया था। मोमना हाफ स्लीव्स, बाजू पहने, बाजू पर पट्टी चढ़ाए, मासूम सा मुंह बनाए नींद में घूमती। पारस दरवाजे में खड़ा कितनी देर तक इसे देखता रहा, लेकिन नजरों की प्यास थी कि बुझ ही नहीं रही थी। गहरे गहरे सांस लेकर खुद को कंपोज किया और फिर इजी सा सूट लिए वो वॉशरूम की तरफ चला गया। वो कल से भूखा था। 1 गिलास पानी के अलावा इसने कोई चीज़ अपने हल्क से नीचे नहीं उतारी। शावर लेकर वो सामने वाले सोफे पर बैठा इसे ही देख रहा था, जो कितने कम अरसे में इसकी रगों में लहू बांधकर दौड़ने लगी थी। फिर इसके गालों के जख्म को देखकर होंठ और मुट्ठियां बीची। एक तो अपने को इंजाम तक पहुंच गया था, अब तेरी बारी है। तुमने मेरी मम्मी के गाल पर जख्म लगाया है ना? मैं तुम्हारा सारा वजूद ना जख्मों से भर दूं तो मेरा नाम पारस अब्दुल्ला नहीं। पारस ने दिल ही दिल में सोचा और फिर चौंका, जहां मोमी मोंदी मोंदी आंखें खोले इसे देख रही थी। मोमना के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। तुम मुझसे नाराज़ हो? मोमना ने उठने की कोशिश करते हुए इससे पूछा था।